स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मेरा दावा है कि अगर आप ये रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीख जाएं इस लेक्चर में तो आपको आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। तो बहुत तवज्जो से ये समझना है, बहुत अहम लेक्चर है। सबसे पहले जो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखते हैं वो एडिशन रिएक्शन देखते हैं या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं एडिशन रिएक्शन से। एडिशन रिएक्शन किन केमिकल्स में होते हैं? ओनली फॉर अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट अनसैचुरेटेड होंगे, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो वो एडिशन रिएक्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ओनली वन प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शन की दूसरी निशानी कि इसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है। केमिकल आए ऐड हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट जिसे अडक्ट बोलते हैं वो बन जाता है। तो एडिशन रिएक्शन आपने किस अंदाज में देखे हैं अपनी बुक में? सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने देखे हैं अल्कीन अल्काइन वाले चैप्टर में। ठीक है, जिन केमिकल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिन केमिकल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, या इवन बेंजीन, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही तो हैं। नो डाउट बेंजीन ये एडिशन रिएक्शन बहुत कम देता है, लेकिन फिर भी देता ज़रूर है। तो ये वाले एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि जब ये केमिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं तो जो इन पे आके अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक करके एडिशन रिएक्शन करता है। रिएक्शन स्पेसिफिक हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए, और एडिशन रिएक्शन जो हैं ये हर रिएक्शन की डिफरेंट कंडीशन होती है, तो आप कोई जनरल कंडीशन नहीं बना सकते। डिफरेंट कंडीशन फॉर ईच रिएक्शन। हाँ, आप ये ज़रूर बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा और जिस पर अटैक कर रहा है वो बताएं क्या होगा। इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल पर। तो अल्कीन अल्काइन और बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेंगे जब उन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कभी सुना है इसका नाम? कहाँ पे आपने इसे सुना है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने सुना है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपने बहुत सारे एडिशन रिएक्शन देखे थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन याद करवाता हूँ। ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है और इसमें HCN ऐड हुआ था। ये पहला रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का, एडिशन ऑफ HCN। तो इसमें क्या बना था? ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया था और यहाँ पे O के साथ लग गया था H और कार्बन के साथ लग गया था CN। क्या बन गया? सायानोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे जो CN अटैक कर रहा है वो कार्बन पर कर रहा है और CN जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो आने वाला जो CN है ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सेंट्रल कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है, तो जो कार्बन पे अटैक कर रहा है उसकी वजह से नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये स्पेसिफिक हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए। स्पेसिफिक फॉर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये एसिड या बेस कैटालाइज्ड होते हैं, एसिड और बेस कैटालाइज्ड। तो आपने अब तक दो किस्म की एडिशन देख ली, या तो केमिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, कौन से देंगे? अल्कीन अल्काइन या बेंजीन, या केमिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक और एडिशन है जो आपने अपनी सेकेंड ईयर में पढ़ी है, वो है जी एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये वो एडिशन प्रोसेस है जिसके नतीजे में पॉलीमर बनते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कीन या इथीन की पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? पॉलीइथीन। तो ये जो पॉलीइथीन बना है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनेगा। इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है ये हम चैप्टर 14 में देखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन में, लेकिन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है, फ्री रेडिकल इसमें मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एडिशन रिएक्शन जितने भी बुक में यूज़ हुए हैं बता दिए। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं और इसके नतीजे में सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ओनली वन प्रोडक्ट
जो केमिकल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल अडक्ट बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे होगी, एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। और एडिशन पॉलीमराइजेशन ये मोनोमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए ऐड होके पॉलीमर बनाया करेंगे, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। दूसरी किस्म का रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पहले ना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें, ये होगा क्या। सब्सटीट्यूशन बोलते हैं कि एक की जगह दूसरा आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से कोई केमिकल आता है, वो इस कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन से Cl को निकाल के उसकी जगह ले लेता है। आफ्टर रिएक्शन आप देखें क्या बना, CH3CH2 और यहाँ पे आके अटैच हो गया OH और यहाँ से निकल गया Cl नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है जिसमें एक केमिकल आया वो अटैच हुआ और दूसरे केमिकल को उसने बेदखल कर दिया, निकाल दिया, ये रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। सब्सटीट्यूशन होगी। ये रिएक्शन 3 किस्म के आप बुक में देखेंगे। एक है जी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन आप कहाँ पे देखेंगे, ये आप अल्केन्स में देखेंगे। आपने ये रिएक्शन पढ़ना भी है, हेलोजनेशन ऑफ मीथेन या अल्केन, तो इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए होता है। हम इसका भी डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अल्केन्स फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन है सब्सटीट्यूशन, यहाँ से क्या हुआ, एक H निकला, उसकी जगह Cl आ गया। तो जो H निकला वो दूसरे Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो आपने देखा एक एटम गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। तो ये तो सब्सटीट्यूशन होती है, लेकिन किस मैकेनिज्म के ज़रिए हुई, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए प्रोसीड करेगी। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देखे हैं। भाई ये कहाँ पे देखे हैं, बेंजीन का चैप्टर इनसे भरा पड़ा है। बेंजीन ने जितने भी रिएक्शन दिए उसमें से ऑलमोस्ट 90% इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल आपने बेंजीन पे रिएक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। आप उसके मैकेनिज्म में देखेंगे Cl+ या X+ उस पर अटैक कर रहा था बेंजीन पे। फिर आपने बेंजीन की नाइट्रेशन पढ़ी, NO2+ अटैक कर रहा था। बेंजीन की सल्फोनेशन में SO3, बेंजीन की अल्काइलेशन में R+, बेंजीन की एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O+। तो ये तमाम केमिकल क्या हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल हैं क्योंकि इन पे चार्ज है, और SO3 पे चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तमाम इलेक्ट्रोफाइल हैं। जब ये बेंजीन पे अटैक करेंगे तो आगे होगी सब्सटीट्यूशन कैसे। फॉर एग्जांपल ये मैकेनिज्म ऐसे देख लें कि ये बेंजीन है और यहाँ से E+ आया। E+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। H+ कहाँ से निकला, ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से बाहर निकल गया। तो आपने देखा एक केमिकल आया, बेंजीन के साथ अटैच हुआ और दूसरा केमिकल वहाँ से बाहर निकल गया, ये सब्सटीट्यूशन होती है। लेकिन चूँकि आने वाला क्या है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, लिहाजा इस रिएक्शन को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको एक और जगह भी नज़र आएगी अपनी बुक में, लेकिन वो आपको इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आएगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन कहाँ पे है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो आपको नज़र आएगी अल्कोहल में। अल्कोहल में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अल्कोहल बनाता हूँ, CH2OH, यहाँ से आया सोडियम और उसने इस ऑक्सीजन पर अटैक किया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, तो सोडियम ने नेगेटिव पर अटैक किया। नेगेटिव पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। लिहाजा ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये CH3CH2O और इस O के साथ क्या लग गया, सोडियम लग गया और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, ये H यहाँ से बाहर निकल गया। तो आपने देखा है तो सब्सटीट्यूशन, क्योंकि एक केमिकल आगे अटैच हो रहा है, दूसरा केमिकल बाहर निकल रहा है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 ले लें, ये 2 ले लें, ये 2, क्योंकि H2 बनाना होता है हाइड्रोजन, एक सिंगल एटम हाइड्रोजन का एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने देखा कि यहाँ पे आने वाला क्या है, आने वाला चूँकि नेगेटिव पर अटैक करे लिहाजा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोलेंगे।
तो अल्कोहल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब? जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। क्योंकि अल्कोहल ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देंगे, वो उनमें ना दूसरा कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। फिलहाल आपने ये याद रखना, जब OH बॉन्ड ब्रेक हो तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब आ जाए जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने कहाँ पे सुने हैं? तो भाई आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा चैप्टर भरा पड़ा है अल्काइल हैलाइड वाला SN रिएक्शन, SN1 एंड SN2। क्या है SN? भाई सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यही तो है। इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया था, अल्काइल हैलाइड के हैलोजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल भाई जिसने पॉजिटिव पर अटैक करना है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा और उसकी जगह क्या अटैच होगा, OH। तो यहाँ से Cl निकला, उसकी जगह OH अटैच हो गया और ये Cl नेगेटिव। तो आपने देखा आपकी क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन तो हुई क्योंकि एक ग्रुप आया और दूसरा ग्रुप यहाँ से निकल गया। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। आपने आने वाले की बुनियाद पर नाम बनाना होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं अल्काइल हैलाइड। एट द सेम टाइम भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल भी देते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ अल्कोहल की एग्जाम्पल। देखें, अल्कोहल में कोई केमिकल आए न्यूक्लियोफाइल और वो कार्बन पर अटैक कर दे। जब अल्कोहल में कोई केमिकल कार्बन पर अटैक करेगा तो OH को निकल के जाना पड़ेगा। ये होगी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि I आया और OH चला गया। लेकिन अब क्या आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, लिहाजा इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा अल्कोहल का? अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है। तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं जब उनका OH बॉन्ड टूटता है, और अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं जब उनका C और O बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बुक में जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज हुए हैं मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या निशानी होगी, एक ग्रुप आके अटैच होगा तो कुछ ना कुछ निकल के भी जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 किस्म के आपकी बुक में यूज हुए हैं। फ्री रेडिकल, ये अल्केन देते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन है। फिर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखें, पूरा बेंजीन का चैप्टर इससे भरा पड़ा है। और अल्कोहल भी रिएक्शन देते हैं जब उनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, पूरा अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर इनसे भरा पड़ा है। SN1 SN2 यही होते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल भी देते हैं जब उनमें CO बॉन्ड ब्रेक्स होता है। अब आपको इन चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको कोई केमिकल पूछा जाए कि कौन सा रिएक्शन देता है, फौरन आपने बताना है ये वाला। कोई रिएक्शन पूछा जाए कौन से केमिकल दे सकते हैं, फौरन आपने बताना है ये वाले। अगर आपने इन चीज़ों पे ग्रिप बना ली तो आप यकीन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई मसला ही नहीं होगा, हर चीज़ आपको पानी की तरह आ जाएगी। तो स्टूडेंट नंबर 3 पे आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इसकी निशानी क्या है, 2 ग्रुप्स एलिमिनेट। केमिकल में से 2 ग्रुप या 2 एटम एलिमिनेट होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 किस्म के होते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन अगर निकलने वाले दोनों ग्रुप सेम कार्बन से हो, फ्रॉम सेम कार्बन, एलिमिनेट फ्रॉम सेम कार्बन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी CH3Cl। इसी से यहाँ से एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी निकल जाए तो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और क्लोरीन भी निकल जाए तो ये HCl इसमें से निकल गया। ये अल्फा एलिमिनेशन है कि एक कार्बन था अल्फा, उसी से H निकला, उसी से Cl निकला। आपकी बुक में इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन आएंगे वो बीटा एलिमिनेशन आएंगे। तो चूंकि बीटा से पहले अल्फा बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। अब आ जाए बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, 2 ग्रुप तो निकलेंगे, 2 ग्रुप्स एलिमिनेट फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। सेम कार्बन की बजाय अगर 2 साथ वाले कार्बन से निकलें, ये कहलाएंगे बीटा एलिमिनेशन। तो जब भी एलिमिनेशन का वर्ड आए तो वो बीटा एलिमिनेशन ही हुआ करेगी, क्योंकि हमारी बुक में है ही बीटा एलिमिनेशन की एग्जांपल्स। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से केमिकल दिया करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, विसिनल डाइहैलाइड या टेट्राहैलाइड।
फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड से बात शुरू करते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, आप ये बहुत बार वर्ड सुनेंगे। जब भी ये डी आ जाए ना तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। डी मीन्स रिमूवल या एलिमिनेट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, इसका ये Cl नीचे लिख देते हैं और यहाँ पे साथ वाले पे ये एक हाइड्रोजन नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और ये HCl तो निकल गया, बाकी क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अनसैचुरेशन आया करेगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना करेंगे। तो ये था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि निकलने वाले क्या हैं, डी मीन्स एलिमिनेट हो गए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन। तो जब भी किसी केमिकल से हाइड्रोजन और हेलोजन निकले आप बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये बीटा एलिमिनेशन की एग्जांपल होगी। अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कंडीशन भी पढ़ेंगे। ये रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, E1 एंड E2। तो देखेंगे डिटेल में एलिमिनेशन। डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हेलोजन। ये आप इस अंदाज में देखेंगे कि या तो विसिनल डाइहेलाइड होंगे, विसिनल डाइहेलाइड जिंक की मौजूदगी में और ये मेथानॉल सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन देते हैं, दोनों हेलोजन निकल जाया करेंगे और यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाया करेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ZnCl2। ये भी हम डिटेल में देखेंगे अल्कीन्स की प्रिपरेशन में। डीहेलोजिनेशन एक टेट्राहेलाइड का भी होता है। अगर किसी केमिकल पे 4 हेलोजन हो तो ये टेट्राहेलाइड, ये भी इस किस्म की रिएक्शन देते हैं जिंक की मौजूदगी में। पहले स्टेप में 2 हेलोजन निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगले स्टेप में मजीद 2 हेलोजन निकल जाएंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये थे डीहेलोजिनेशन थे, ये भी एलिमिनेशन के रिएक्शन। तो डीहेलोजिनेशन से भी डबल बॉन्ड आया या ट्रिपल बॉन्ड आया। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन से हमेशा अनसैचुरेशन आनी है। डिहाइड्रेशन, आप ये बहुत बार रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है। अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं, इनका OH नीचे बना लेते हैं, जहाँ पे OH है उसके साथ वाले से H निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें भी, और वाटर अलहदा हो जाएगा। तो ये है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ये डिफरेंट कंडीशन पे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और बहुत से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होते हैं, ये भी डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो फिलहाल हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से केमिकल देंगे और उनके क्या नाम है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड दिया करेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन विसिनल डाइहेलाइड या टेट्राहेलाइड दिया करेंगे, और डिहाइड्रेशन अल्कोहल दिया करेंगे। अब आ जाए नंबर 4 पे, जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं, ये है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन आपने बहुत देखे, हर चैप्टर में तकरीबन ये यूज़ हुए। 2 केमिकल मिलें और मिलने के बाद उससे भी बड़ा केमिकल बना लें। फॉर एग्जांपल अल्कोहल मिला अल्कोहल के साथ, और मिलने के बाद इन्होंने आपस में कंडेंस होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, ईथर, विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर ETC। कभी वाटर निकल सकता है, कभी अमोनिया या कोई भी छोटा मोटा केमिकल निकल सकता है। ये होंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से केमिकल दे सकते हैं, तो भाई जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अलावा। तो अल्कोहल अल्कोहल के साथ मिलके कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, इसके नतीजे में ईथर बनते हैं। अभी मैंने ऊपर इक्वेशन में बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर ये कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, इसके नतीजे में एनहाइड्राइड बनते हैं। 13 चैप्टर में आपने एक इक्वेशन देखी हुई है, एसिडिक एनहाइड्राइड इस कंडेंसेशन के नतीजे में बना था। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी मिलते हैं, इससे एस्टर बनते हैं। चैप्टर 13 में आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, या अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर पॉलीमर भी बनाते हैं, पॉलीएस्टर, या चैप्टर नंबर 14 में पॉलीमर वाले में देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन आपस में मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ मिल सकता है, कीटोन कीटोन के साथ, या एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी मिल सकता है। ये आपने एल्डोर कंडेंसेशन के नाम से पढ़े हुए हैं। बाकी रही बायोमॉलिक्यूल्स की बात, तो बायोमॉलिक्यूल भी कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत सारे देते हैं। मोनोसेक्चराइड आपस में मिलके जो पॉलीसेक्चराइड या ओलिगोसेक्चराइड बनाते हैं, ये कंडेंसेशन का रिएक्शन है। अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बना रहे हैं, ये भी कंडेंसेशन का रिएक्शन है। तो बायोमॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। स्टूडेंट देखें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन की ही एक टाइप है।
ये रिएक्शन आपने ना एल्डिहाइड्रोकीटोन वाले चैप्टर में अमोनिया डेरिवेटिव के नाम से पढ़े हैं। देखिए एल्डिहाइड या कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, अमोनिया डेरिवेटिव जो इसमें ऐड होता है तो हाइड्रोजन ये वाला एक ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, और बाकी जो चीज़ बची NHG वो कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो पहले स्टेप में डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, ये एडिशन रिएक्शन था। अगले स्टेप में आप देखें NH2 था ना, 2 H थे, एक H तो ऑक्सीजन के साथ लग गया, एक H इसका जो अपना था नाइट्रोजन का मैंने ऊपर बना लिया है। अगले स्टेप में ये H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे और ये एलिमिनेशन का रिएक्शन है जिसके नतीजे में कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Ng ये हमारे पास एलिमिनेशन के नतीजे में डबल बॉन्ड बन गया। तो चूंकि पहले स्टेप में एडिशन हुई, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हुई, इसे कहा जाता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह एक रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, या आप ये 2-3 एग्जांपल देखेंगे जो बुक में यूज हुई हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये केमिकल है इनोल, इसमें अल्कीन है और फिर अल्कोहल है, इन्हें इनोल बोला जाता है। इसमें रीअरेंजमेंट होती है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके खुद इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये क्यों कौन सा केमिकल बन गया? एल्डिहाइड। तो इनोल से एल्डिहाइड बन जाते हैं। इसमें देखें कोई केमिकल बाहर से ना तो आया, कोई केमिकल ना तो बाहर एलिमिनेट हुआ, ये रीअरेंजमेंट के रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई केमिकल ना बाहर से आए, कोई केमिकल ना बाहर जाए, लेकिन फिर भी केमिकल चेंज हो जाए। इसकी आप एग्जांपल पढ़ते हैं अमाइनो एसिड के केस में, जिसमें यहाँ से एक H यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, CH3 CH C डबल ओ नेगेटिव एंड NH3 प्लस, ये एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं क्योंकि इनके दोनों का ना जब आप मॉलिकुलर फार्मूला देखेंगे सेम मॉलिकुलर फार्मूला बनेगा, इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला देखेंगे सेम बनेगा, तो ये आइसोमर बन जाते हैं। तो रीअरेंजमेंट की एक और एग्जांपल आप देखेंगे जिसमें आप ना स्ट्रेट चेन अल्कीन्स को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। ये आप रिफॉर्मिंग में देखते हैं कि आपने स्ट्रेट चेन अल्कीन से ब्रांच वाले बना लिए, एन ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये रीअरेंजमेंट में वही बात, कोई केमिकल ना बाहर से आया, कोई केमिकल ना बाहर एलिमिनेट हुआ, बल्कि चेंज हो गया फार्मूला। तो ये आइसोमराइजेशन का अमल भी कहलाता है क्योंकि आप एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना रहे हैं, यहाँ भी एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना रहे हैं और यहाँ भी एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना रहे हैं। स्टूडेंट्स आइसोमर का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे फेमस एग्जांपल यही आती है, ये देखें, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। अगर आप दोनों में कार्बन काउंट करेंगे तो दोनों में 2 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करेंगे दोनों में 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये होता है मॉलिकुलर फार्मूला जो एटम्स की तादाद को जाहिर करता है। तो आप देखें इन दोनों का सेम मॉलिकुलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला देखें डिफरेंट है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़। आइसोमर्स आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या होंगे स्टीरियो आइसोमर्स। आपने बस एक वर्ड से इनकी डेफिनेशन समझनी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, एटम की तरतीब में फ़र्क आता है, और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनमें सेम अरेंजमेंट होती है, एटम की तरतीब सेम होती है। तो स्टीरियो आइसोमर्स का जो नाम है हमारी बुक में यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली ऑप्टिकल का वर्ड भी आपने बायो में सुना होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हमारी बुक में यूज़ हुए हैं। तो पहले स्टीरियो आइसोमर्स ही देख लें। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं 2 किस्म के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जिनमें सेम अरेंजमेंट हो लेकिन बस क्या हो, उनकी पोजीशन में फ़र्क आ जाए, तो पोजीशन के लिहाज से वो सिस या ट्रांस बन जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनकी अरेंजमेंट भी सेम हो, जिनकी पोजीशन भी सेम है, लेकिन वो लाइट को, एक ख़ास किस्म की लाइट को डिफरेंट अंदाज में रोटेट कर दें, या तो वो लेफ़्ट साइड पर रोटेट कर देते हैं लीवो, या वो राइट साइड पर रोटेट कर देते हैं डेक्स्ट्रो। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। तो आइसोमर 2 किस्म के, जिस तरह हमारी बुक में लिखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। असल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर की टाइप है।
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैंने आपको बताया कि आपने इसमें क्या करना है, डिफरेंट अरेंजमेंट, एटम की तरतीब में फ़र्क आएगा। ये एक वर्ड आपने याद किया, स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन आपको तैयार होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं आगे 5 किस्म के: चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टोटामर्स। चेन आइसोमर जैसे कि नाम से ही जाहिर है क्या होगा, कार्बन की चेन में फ़र्क आएगा, यही चेन आइसोमर्स का हिंट है। चेंज इन कार्बन चेन, फॉर एग्जांपल अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी गिवन कंपाउंड के चेन आइसोमर हैं या नहीं? तो भाई आप देखें, जो आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, इवन जब भी आपको आइसोमर दिए जाते हैं ना, आपको पेयर की शक्ल में दिए जाते हैं। कभी एक सिंगल केमिकल आपको नहीं दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका आइसोमर कौन सा है, आपको हमेशा पेयर दिया जाएगा और पूछा जाएगा भाई ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं। तो भाई आपने देखना है इन दोनों की चेन। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन एक चेन में है। यहाँ पे देखें स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 3। तो इनकी चेन में फ़र्क आ गया, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर बनेंगे। तो यही इसका हिंट है, चेंज इन कार्बन चेन। जब भी किसी केमिकल की कार्बन चेन में फ़र्क नज़र आए, आप कहेंगे दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर। ये ज़रूरी नहीं कि ये अल्केन ही हो। ऑल कंपाउंड शो दिस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो चेन आइसोमर शो करते हैं। मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो आइसोमर्स की आप टाइप्स देख रहे हैं उसमें चेन आइसोमर ही मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भी अल्कोहल के आप कैसे बनाएंगे चेन आइसोमर, तो देखें ये जी मैंने अल्कोहल बनाया जिसमें OH लगा हुआ है। यहाँ पे आपने कार्बन की चेन देखनी है, तो कार्बन की चेन कितनी है, 4 है। अब देखें मैं एक और अल्कोहल बना देता हूँ, OH मैंने यहीं पे लगाया। आप इसमें कार्बन की चेन देखेंगे तो 3 की बनेगी। आप दोनों के फार्मूले देखेंगे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम बनेंगे, और आप देखें सेम OH की पोजीशन भी है। लेकिन आप चेन को देखेंगे बस, जब चेन में फ़र्क आ जाए तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है। आप किसी भी कंपाउंड के बना सकते हैं, आप इवन एल्डिहाइड के बना के देख लें। ये देखें, ये मैंने बनाया जी एल्डिहाइड, और आप कहेंगे कि इसका चेन आइसोमर कैसे बनाएंगे, ये देखें ये मैंने बना लिया जी इसका चेन आइसोमर। इसमें कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैं कार्बन 4 ही। लेकिन भाई इसकी स्ट्रेट चेन में कितने आ रहे हैं, 3, इसकी स्ट्रेट चेन में कितने आ रहे हैं, 4। तो ये दोनों बन गए एक दूसरे के चेन आइसोमर। तो किसी भी कंपाउंड के चेन आइसोमर बनाए जा सकते हैं। कोई आपके माइंड में कीटोन की एग्जांपल आ रही हो, कीटोन है, ये जी हमारे पास कीटोन है, आप कहते हैं इसके चेन आइसोमर कैसे बनेंगे, तो आप देख लें। ये देखें, आप इनमें कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन बराबर है। लेकिन क्या हुआ भाई, इसकी जो चेन थी स्ट्रेट, इसमें कितने एटम आ रहे थे, 1 2 3 4 5, और इसकी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो आपने चेन सबसे पहले देखनी है, अगर चेन में फ़र्क आए दैट आर चेन आइसोमर्स। आप किसी और केमिकल के बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अल्काइल हैलाइड का आपने चैप्टर पढ़ा है, आप कहेंगे इसके चेन आइसोमर कैसे बनेंगे, तो भाई क्यों नहीं बन सकते। आप कार्बन की चेन में फ़र्क डाल दें, अब देख लें इसके भी 4 कार्बन, इसके भी 4 कार्बन, लेकिन इसमें जो चेन है वो 4 की थी, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे, और इसमें जो चेन है वो 3 की है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। चेन में फ़र्क आया, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन आइसोमर शो करते हैं, ये मोस्ट कॉमन होते हैं। लेकिन अल्केन में हम इन्हें ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि अल्केन के और कोई आइसोमर नहीं होते, बस चेन आइसोमर ही होते हैं। तो पहले 3 अल्केन में 0, पहले 3 अल्केन चेन आइसोमर नहीं बनाते। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पॉसिबिलिटी नहीं है। चेन आइसोमर शुरू होंगे ब्यूटेन से, ब्यूटेन के 2 होते हैं चेन आइसोमर, पेंटेन के 3 होते हैं। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी चेन आइसोमर रैपिडली बढ़ेंगे। हेक्सेन के चेन आइसोमर 5 होते हैं, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, और इस तरह ये बढ़ते चले जाते हैं। बस आपने ये 8 कार्बन तक काफ़ी है, इन्हें याद कर लीजिएगा। तो वैसे तो आपकी बुक में 5 तक, ये पेंटेन तक, फिर भी एहतियातन मैंने ये 6 वाला भी बता दिया, 7 वाला भी, 7 के 9 और 8 वाले के 18। जैसे ही कार्बन की तादाद 30 होगी, आइसोमर की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मोर देन 4 बिलियन, 4 बिलियन से भी ज़्यादा, मोर देन। लेकिन ये थ्योरेटिकल होंगे, एक्चुअल सारे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आप पेपर पे बना सकते हैं। 30 कार्बन वाले के आप 4 बिलियन से ज़्यादा आइसोमर बना सकते हैं चेन। तो ये भी आपकी बुक में मेंशन है, ये भी याद कीजिएगा। तो अब देखते हैं जी पोजिशनल आइसोमर्स।
पोजिशनल आइसोमर का एक हिंट जो आपने याद रखना है, जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी ये कैसे आप आइडेंटिफाई इन्हें करेंगे, तो वो ये हिंट है कि कार्बन स्केलेटन होना चाहिए। पूरी की पूरी जो चेन है ना, वो बनी ही कार्बन से हो, कोई और एटम बीच में ना आए। फॉर एग्जांपल ये आपने चेन बनाई 5 कार्बन, ये आपने चेन बनाई और इसमें आपने ये NH को इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर आपने चेन बना ली। भाई इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन बीच में कोई और एटम आ चुका है, तो ये कार्बन चेन जो है डिस्टर्ब हो गई है, ये पोजिशनल आइसोमर नहीं बनेंगे। पोजिशनल आइसोमर में क्या है, कार्बन स्केलेटन होना चाहिए, कार्बन चेन होनी चाहिए और कोई एटम चेन में ना आए। और दूसरा हिंट मस्ट बी सेम, जो कार्बन स्केलेटन या चेन है वो सेम रहे। आप ये पोजिशनल आइसोमर देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, ये दोनों केमिकल एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई, आपने चेन को देखा, स्टेट चेन में कितने कार्बन है, 5 है। यहाँ स्टेट चेन में कितने कार्बन है, 5 है। तो आप पोजिशनल आइसोमर में कार्बन की चेन को चेंज नहीं करते। एक तो कार्बन की चेन होनी चाहिए, दूसरा क्या, मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए। फिर आप चेंज किसे करते हैं, पोजिशनल आइसोमर में आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है पोजिशनल आइसोमर। वो आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किन कंपाउंड में चेंज हो सकती है, तो सबसे पहले एल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये देखें 4 कार्बन 1 ब्यूटीन है, आप ये 2 ब्यूटीन बना लें, तो आपने देखा कार्बन स्केलेटन सेम है ना, 4 कार्बन, क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क आया, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। अल्काइन के बना लें, आपने सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन की चेन हो और सेम हो, तो ये पेयर है, आइसोमर हमेशा पेयर में होता है, तो आपने पेयर देखना होता है ना। ये कार्बन 4 है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन के और दूसरे के दरमियान है, कार्बन 4 ही रहे, फंक्शनल ग्रुप आगे चला गया, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करें। आप आ जाए अल्काइल हेलाइड में, अल्काइल हेलाइड में देख लें, यहाँ पे हेलोजन है 4 कार्बन, आप यहाँ से बना लें, कार्बन आपने सेम ही रखे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर बन गए। अल्कोहल में बना लें, आप X की जगह OH लगा दें, आप जितने मर्जी कार्बन का बना सकते हैं। ये मैं 4 की एग्जांपल बनाई जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं 4 कार्बन के बनते हैं, 5 कार्बन 6 कार्बन इवन 3 कार्बन के बना लें। मैं 3 कार्बन का आपको बना देता हूँ, देखें यहाँ मैंने OH लगाया, फिर मैंने कार्बन सेम ही रखे 3, मैंने OH यहाँ पे लगा दिया, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। क्या आप 2 कार्बन का पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं, यहाँ मैंने OH लगाया, फिर मैंने चेन सेम रखी, मैंने OH यहाँ पे लगा दिया। नहीं, आप 2 कार्बन का पोजिशनल आइसोमर नहीं बना सकते, क्योंकि आप देखेंगे ये भी नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये 1 कार्बन ही बन रहा है, 1 2, और नंबरिंग फिर यहाँ से करेंगे तो ये भी 1 2 बन रहा है, तो यहाँ पे ये पोजिशनल आइसोमर नहीं बनेगा। तो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए पोजिशनल आइसोमर बनाने के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ मस्ट हैव 3 कार्बन, और चेन आइसोमर बनाने के लिए 4 कार्बन होने चाहिए थे। पहले 3 जो है ना, 3 कार्बन वाले वो चेन आइसोमर नहीं बनाते, ठीक है, इसमें तीसरे वाले बना लेते हैं पोजिशनल आइसोमर, जिसमें 3 कार्बन हो वो बना लेते हैं। अब आगे देखें, हम यहाँ तक पहुँचे थे अल्कोहल तक। अब देखें कीटोन है, कीटोन में ये मैंने कीटोन बनाया और एक कीटोन ये बना लेते हैं। अब देखें सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या कार्बन की चेन है, स्केलेटन है, वो सेम रहा। तो इसमें देखें चेन में सिर्फ कार्बन एटम है, इसमें भी चेन में सिर्फ कार्बन एटम है, ऑक्सीजन चेन से बाहर है, तो इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है, कार्बन का स्केलेटन है, कार्बन की चेन है। दूसरी कंडीशन मस्ट बी सेम, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, तो फ़र्क क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क है, यहाँ से 3rd पे है, यहाँ से 2nd पे है, तो आप कीटोन को भी पोजिशनल आइसोमर की कैटेगरी में रख सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, क्या आप बेंजीन वगैरह के पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बेंजीन के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे OH लगा दें, यहाँ पे Cl लगा दें, फिर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, आप यहाँ पे OH लगा दें और यहाँ पे Cl लगा दें, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर हैं। आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया। तो अब मैंने आपको बताया
आप अल्कीन के पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं, अल्काइन के बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड के बना सकते हैं, अल्कोहल के बना सकते हैं, इवन कीटोन के बना सकते हैं, और बेंजीन के कंपाउंड के भी पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं। अब आगे यही क्वेश्चन आता है कि किन कंपाउंड के पोजिशनल आइसोमर आप नहीं बना सकते। तो भाई जिन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आता है उसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। आप इन कंपाउंड के पोजीशनल आइसोमर कैसे बनाएंगे जब पोजीशन ही चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये एल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल लास्ट में आना है, आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये है जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में आना है, आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो इनके पोजीशनल आइसोमर नहीं बनते। क्या ईथर के पोजीशनल आइसोमर बन सकते हैं? उसमें तो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में नहीं है। ये देखें ना, यहाँ पे एक कार्बन था, फंक्शनल ग्रुप फिर 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन, टोटल कार्बन तो 4 ही है, इसमें भी टोटल कार्बन 4 ही हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क है। लेकिन मैंने आपको पहले ही हिंट सिखा दिया था कि पोजीशनल आइसोमर्स उन कंपाउंड के लिए हैं जिनमें कार्बन स्केलेटन हो, कार्बन की चेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन की चेन ही नहीं है, वो यहाँ पे ब्रेक हुई है, ऑक्सीजन है फिर कार्बन की चेन बनी है, तो कार्बन की चेन इसमें डिस्टर्ब हुई है, लिहाजा ये पोजीशनल आइसोमर की कैटेगरी में आप नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन ईथर पोजीशनल आइसोमर की कैटेगरी में आप नहीं रखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकते, और ईथर का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें कार्बन की चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तीसरी बात, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? तो भाई 3 हमारे पास पेयर हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे। पहली एग्जांपल है अल्कोहल एंड ईथर, इन दोनों का जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+2O। तो जिन केमिकल का जनरल फार्मूला सेम बन सकता हो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल आप लेंगे फॉर एग्जांपल 3 कार्बन का, तो अल्कोहल जब आप 3 कार्बन का लेंगे उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे कार्बन के डबल +2, 3 2 6 +2 8 आ जाएंगे और O आ जाएगा। आपने ईथर भी लिया 3 कार्बन का, हाइड्रोजन उसमें भी 8 आ गए और O आ गया। अब हम इनका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। अल्कोहल 3 कार्बन का आप ऐसे बनाएंगे CH2OH, और ईथर 3 कार्बन का आप ऐसे बनाएंगे CH3O CH2CH3। आप देखें कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 एंड 1 8, ऑक्सीजन कितना 1, कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 एंड 3 8, ऑक्सीजन कितना 1। तो आपने देखा कि 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बना लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट बना, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। तो जब भी एग्जाम्पल आ जाए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की तो अल्कोहल और ईथर का पेयर ये शो करता है। अब आप याद रखिएगा जनरल फार्मूले से आप कभी गैस नहीं कर सकते कि गिवन कंपाउंड अल्कोहल है या ईथर है जब तक आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ना बनाएं। तो जब भी आपको ये जनरल फार्मूला दिया जाए तो फिर क्या ऑप्शन होगा, कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल और ईथर, इन दोनों में से कोई कंपाउंड हो सकता है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्कोहल है, या ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल ईथर है जब तक आपके पास एक ऑप्शन ना हो। अगर ऑप्शन ही एक हो कि अल्कोहल है तो फिर तो आप अल्कोहल ही बोलेंगे ना। अगर गिवन ऑप्शन ईथर का हो तो आप ईथर ही बोलेंगे, अगर दोनों ऑप्शन हो तो फिर आप बोथ बोलेंगे। ये जनरल फार्मूला दोनों का है। अब इसका दूसरा पेयर जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करता है हमेशा, वो है जी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका जनरल फार्मूला आप हमेशा बनाएंगे CnH2nO। इस बात का मतलब कि इनमें जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल हम बनाना शुरू करते हैं, हम बना लेते हैं 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन आप लेंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे? डबल 6 और एक ऑक्सीजन आएगा। 3 कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन आएंगे 6 और एक ऑक्सीजन आएगा। अब आप देखेंगे कि भाई इसमें कार्बन 3 है, आप बना लें CH3, पहले एल्डिहाइड बना लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें भी कार्बन 3 है ना, आप बना लें CH3 H3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने देखा
कि ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया कीटोन। आप इसका फार्मूला देखें, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो आपने देखा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो जब भी आपको ये जनरल फार्मूला दे दिया जाए CnH2nO, आप कभी भी गैस नहीं कर सकते कि इनमें से एल्डिहाइड है या कीटोन है। या तो आपके पास ऑप्शन एल्डिहाइड का है, आप कहेंगे एल्डिहाइड है, या ऑप्शन कीटोन का है, आप कहेंगे ये जनरल फार्मूला कीटोन का है। अगर दोनों का ऑप्शन आ जाए फिर आप कहेंगे बोथ, ये दोनों का जनरल फार्मूला है। तो जिन केमिकल का जनरल फार्मूला सेम बनता है वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं। तीसरा पेयर जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला बनता है CnH2nO2। जब भी ये जनरल फार्मूला आ जाए आप कहेंगे कि गिवन कंपाउंड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, या ऑप्शन वो बोथ ऑफ दीज, तो दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं जी 4 कार्बन का C4, H कितने होंगे 8O2। अब C4H8O2 का हम पहले बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH2 COOH। अब हम बना लेते हैं एस्टर 4 कार्बन का CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O OCH3, ये बन गया एस्टर। अब दोनों में ज़रा कार्बन तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 एंड 1 8, 3 2 5 एंड 3 8 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो आपने देखा दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट बन रहा है, लिहाजा ये दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की आपने 3 एग्जांपल देख ली, अल्कोहल एंड ईथर। दूसरी एग्जांपल क्या थी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और तीसरी एग्जांपल क्या थी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला क्या बनता है, ये जनरल फार्मूला लाजमी याद करना है, CnH2n+2O। एल्डिहाइड कीटोन का क्या बनता है, CnH2nO। और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का क्या बनता है, CnH2nO2। अब आए जी मेटामर्स। मेटामर्स में मैं 2 कैटेगरीज बनाने जा रहा हूँ, कार्बन चेन, अदर एटम इन चेन। कार्बन चेन होगी या कार्बन चेन के अलावा भी दूसरे एटम होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन चेन होगी तो हमारे पास एग्जांपल है कीटोन की। आप देखें कीटोन में कार्बन चेन यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ भी कार्बन चेन 5 कार्बन की है, चेन डिस्टर्ब नहीं हुई। अब देखें एग्जांपल देखें ईथर की, 4 कार्बन है लेकिन बीच में चेन डिस्टर्ब हुई, ऑक्सीजन आ गया। और यहाँ भी 4 कार्बन है, वही बात के चेन डिस्टर्ब हुई और बीच में ऑक्सीजन आ गया। अब जब भी आप फंक्शनल ग्रुप को देखें और उसे सिलेक्ट करें, उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन की तादाद बराबर ना हो। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। अब आप दूसरे पेयर में देखें, फंक्शनल ग्रुप को आपने सिलेक्ट किया, उसके दोनों साइड पे कार्बन कितने हैं, 2 एंड 2। टोटल कार्बन इसमें कितने, 4। टोटल कार्बन इसमें कितने, 4। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। हैविंग सेम फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अनइक्वल होंगे, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 2 2, तो एक दूसरे के मेटामर्स हैं। अब यहाँ पे आ जाए जहाँ पे कार्बन सेम थे, आप यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 1 है और 3 है। टोटल यहाँ भी 4 हैं कार्बन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे, टोटल यहाँ भी 4 हैं फंक्शनल ग्रुप के अलावा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं कर रहे उसके अलावा, यहाँ भी टोटल 4, यहाँ भी 4, लेकिन क्या है, अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। 2 2 की डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 3 की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स बन जाते हैं। मेटामर्स की एक और एग्जांपल देखिएगा, वो एग्जांपल यहाँ पे आएगी जो कि ये अमाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी अमाइंस हैं, ये वाले देख लें, ये भी एक दूसरे का मेटामर्स बनते हैं। आप देखें फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करें तो फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे 3 कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कार्बन, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन की फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे, ये भी एक दूसरे के मेटामर्स हैं।
अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि जब हमने कीटोन की एग्जांपल दी तो हमने कीटोन को पोजीशनल आइसोमर में भी मेंशन किया था कि कीटोन पोजीशनल आइसोमर बनाते हैं, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क पड़ता है। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे फंक्शन ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ से काउंट करेंगे फंक्शन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है। तो ये जो कीटोन्स होते हैं ना, ये पोजीशनल आइसोमर्स भी हैं और ये मेटामर्स भी हैं। मेटामर्स और पोजीशनल आइसोमर में ना डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपने क्या समझना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा अगर कार्बन की चेन हो, कार्बन की चेन डिस्टर्ब ना हो रही हो जैसे कीटोन में है, तो ये मेटामर्स भी कहलाएंगे, ये पोजीशनल आइसोमर्स भी कहलाएंगे। लेकिन अगर कार्बन की चेन डिस्टर्ब हो रही हो, जैसे बीच में ऑक्सीजन आ गया, जैसे बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो फिर ये मेटामर्स कहलाएंगे, पोजीशनल आइसोमर नहीं कहलाएंगे। अब आए जी टॉटामर्स पे। टॉटामर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है जी अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और ये अमाइनो ग्रुप होता है। ये ऐसे होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का ना एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये आपने पढ़ा हुआ है ज्विटराइन के नाम से। ये बन जाता है COO नेगेटिव, ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, ये दोनों एक दूसरे के टॉटामर्स बन गए। टॉटामर्स में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सेम है तो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। इसकी एक और एग्जांपल आई है इनओल के नाम से। ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आप OH लगा दीजिए। ये केमिकल होता है, ये डबल बॉन्ड वाले अल्कीन का इन और अल्कोहल का OL, इन्हें इनोल बोला जाता है। इसमें भी प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये इनोल से एल्डिहाइड का बनना, ये भी टॉटामेरिज्म की एग्जांपल है। स्टूडेंट देखिएगा, हमने डिफरेंट पेयर्स बनाए हैं और हम देखेंगे कि इनमें कौन से आइसोमर पाए जाते हैं। लेकिन पहला है प्रोपानोल एंड इथोक्सीमीथेन। तो प्रोपानोल क्या है, अल्कोहल है ना, जिसके एंड पे OL आ जाइए, अल्कोहल हुआ करते हैं। तो कितने कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का प्रोपानोल लिखा है ना। और इथोक्सीमीथेन क्या है, ये ईथर है, CH3 CH2, ये इथोक्सी और ये CH3 मीथेन। तो आप देखें क्या है, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो आप इसे मैच करेंगे इसके साथ। दूसरा देखें एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में क्या फ़र्क आएगा भाई, ब्रांच बनेगी ना, तो चेन का फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल ये है जी एन ब्यूटेन, ये है जी आइसोब्यूटेन, तो आइसो में ब्रांच आ जाती है ना, मिथाइल आ जाता है। तो चेन का फ़र्क जब भी आए तो कौन से आइसोमर होंगे, नाम से जाहिर है चेन आइसोमर होंगे। 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल। अब देखें 1 प्रोपानोल में क्या है, OH है ना पहले कार्बन के साथ। 2 प्रोपानोल में क्या है, OH है दूसरे कार्बन के साथ। तो आपने देखा चेन सेम है, और जब भी चेन सेम और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क आया तो क्या होंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। ये वाला 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। भाई 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन क्या है और 2 ब्यूटीन क्या है, ये है जी 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये 2 पे मिथाइल लगा देते हैं और ये 1 ब्यूटीन। और ये है जी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 पे मिथाइल लगा दिया और ये 2 ब्यूटीन। तो आपने देखा चेन तो सेम है, क्या फ़र्क है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क है ना। तो ये होंगे जी पोजीशनल आइसोमर्स। प्रोपानल एंड प्रोपानोन। प्रोपानल क्या है, एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और प्रोपानोन क्या है, कीटोन है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटानोइक एसिड एंड मिथाइल प्रोपानोएट। तो ब्यूटानोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। और ये मिथाइल प्रोपानोएट क्या है, ये एस्टर है, भाई कितने कार्बन का, अभी बना लेते हैं। ये जी प्रोपानोएट C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगाएंगे आप मिथाइल। ये केमिकल है जी मिथाइल प्रोपानोएट। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो कार्बन सेम है, कार्बन सेम हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोपेंटेन और एन नियोपेंटेन क्या है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में चेन में फ़र्क आएगा ना,
हैं तो दोनों ही पेंटेन, जब चेन में फ़र्क आया तो क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। अब देखें डाईइथाइल ईथर है और मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, तो डाईइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये है डाईइथाइल ईथर, ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो क्या बने एक दूसरे के, इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम की फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे, तो जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या बनते हैं, मेटामर्स। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। तो किसी भी केमिकल में नंबर ऑफ आइसोमर कैसे जानते हैं कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे। सबसे पहले ना आप देखें कि हम अल्काइल ग्रुप बनाते कैसे हैं, क्योंकि अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप ही होता है जिसके साथ OH लगा होता है या हेलोजन लगा होता है। तो अगर आपके पास 3 कार्बन हो, प्रोपेन हो, तो आप देखें 3 कार्बन में मौजूद हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन बिल्कुल आइडेंटिकल है। आप किसी लिहाज से देख लेंगे ना, ये 3 है एक कार्बन के साथ, ये भी 3 है एक कार्बन के साथ, ये भी टर्मिनल है ये भी टर्मिनल है, तो जो एक जैसे होते हैं उन्हें एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। मैंने कह दिया ये X है, और ये वाले 2 हाइड्रोजन डिफरेंट हैं, ये Y हो गए। तो इस वाले केमिकल में 2 किस्म के हाइड्रोजन थे, X और Y, ठीक है। जब भी X से हाइड्रोजन निकलेगा वो सेम ही केमिकल बनेगा। तो चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लें चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लें, एक ही बात है। तो ये CH3 CH2 CH2 डैश ये बन गया। जब Y से हाइड्रोजन निकालेंगे वो डिफरेंट केस है। जब मैंने Y से हाइड्रोजन निकाला तो ये वाला बन गया। जब आपने ये लास्ट वाले से हाइड्रोजन निकाला इसे आप बोलते हैं N प्रोपाइल, और जब आपने यहाँ दरमियान से हाइड्रोजन निकाला इसे आप क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपाइल बन गए 2 किस्म के, प्रोपेन से बना प्रोपाइल। प्रोपाइल या अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो आप टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, पहला केस। आप सेंटर वाला हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, दूसरा केस। मीथेन या इथेन से वो एक ही केस होता है, इसलिए हमने उसे डिस्कस नहीं किया। मीथेन से हमेशा मिथाइल ही बन सकता है, एक ही किस्म का। इथेन से हमेशा इथाइल ही बन सकता है, एक ही किस्म का, लिहाजा उसमें तो टाइप्स नहीं है। लेकिन जब आप प्रोपाइल की बात करेंगे, प्रोपाइल बनेगा या तो N प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। अब आ जाए जी ब्यूटेन में। ब्यूटेन होती है 2 किस्म की, या तो N ब्यूटेन होती है स्ट्रेट चेन में, या आइसो ब्यूटेन होती है एक ब्रांच में। जब आप N ब्यूटेन की बात करेंगे तब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन 3 और ये वाले हाइड्रोजन 3 बिल्कुल एक इन्वायरमेंट में है, ये X, और ये वाले बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, ये Y। तो एक तो ऑप्शन है कि आप X में से किसी X में से हाइड्रोजन निकाल लें, वो ये वाला मैंने निकाल लिया, ये बन गया। और दूसरा ऑप्शन है किसी Y में से हाइड्रोजन निकाल लें, ये बन गया। तो 2 ही ऑप्शन थे, या X में से निकालें या Y में से। अगर आप इसमें से निकालते फिर भी यही बनता, अगर आप इसमें से निकालने के बजाय इसमें से निकालते फिर भी यही बनता। अब देखें ये ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन इनका नाम क्या बनेगा। अभी फिलहाल इसका नाम ब्यूटाइल लिख लेते हैं, इसका नाम भी ब्यूटाइल लिख लेते हैं क्योंकि ब्यूटेन से बना है, लिहाजा ब्यूटाइल। अब आ जाए इस ब्यूटेन पे, हम पहले इसमें से भी ब्यूटाइल बना लेते हैं, फिर फाइनली इन्हें नाम देंगे। जब आप ये वाला H देखें 3, ये वाले 3H और ये वाले 3H बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट में, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये तीनों हम X का इन्हें नाम दे देते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये एक डिफरेंट है, ये Y है। तो एक ऑप्शन है कि किसी भी X में से निकाल लें H, ये बन गया पहला ऑप्शन। किसी भी में से निकाल लेते सेम ही बनता ब्यूटाइल, यहाँ से निकालते सेम ही केमिकल बनता, क्योंकि तीनों 9 के 9 H बिल्कुल एक जैसे हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि सिंगल जो H है यहाँ से निकाल लें, ये भी बन गया ब्यूटाइल, ये डिफरेंट है क्योंकि इसका H जो निकला है वो डिफरेंट था, ठीक है। अब देखें इन्हें नाम कैसे देना है। ब्यूटाइल तो बन गए 4 किस्म के, अब इन्हें नाम कैसे दें। तो आपने याद रखना है, जब आप ब्यूटाइल बना लें तो आपने देखना है कि भाई वो प्राइमरी ब्यूटाइल है या वो सेकेंडरी या टर्शरी है। पहले तो ये देखना है ना, प्राइमरी ब्यूटाइल कौन सा है और सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा है। प्राइमरी को आप N या आइसो का नाम देंगे, और सेकेंडरी टर्शरी को आप सेकेंडरी और टर्शरी का ही नाम देंगे, ठीक है। ये ब्यूटाइल का केस है, प्रोपाइल का केस नहीं। प्रोपाइल में आपने ये सेकेंडरी को, ये सेकेंडरी था, इसे आपने आइसो का नाम दे दिया था। हम ब्यूटाइल की बात करें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं अभी प्राइमरी सेकेंडरी का आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने देखना है जिसके साथ डैश लगा है ये अल्फा कार्बन होता है, जिसके साथ डैश लगा है अल्फा, डैश लगा है अल्फा, डैश लगा है अल्फा, डैश लगा है अल्फा, डैश लगा है अल्फा। आपने अल्फा कार्बन को देखना है आगे कितने कार्बन से अटैच है। अगर अल्फा कार्बन किसी कार्बन से अटैच ना हो, जैसे यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ डैश लगा था ना, ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है,
या अल्फा कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, ये होते हैं प्राइमरी। तो ये प्राइमरी था। ये वाला अल्फा कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, ये था सेकेंडरी। तो प्रोपाइल में तो आप वैसे ही दो केस होते हैं, पहला एन दूसरा आइसो। लेकिन ब्यूटाइल में चूंकि चार केस होते हैं, यहाँ पे मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे देखें, अब ये बताएं ये कौन सा कार्बन है। अल्फा कार्बन कितने से अटैच है, एक से, तो हो गया प्राइमरी। यहाँ इसकी निशानी ऐसे सिंबल डाल देते हैं, प्राइमरी है। ये कौन सा है, अल्फा कार्बन दो से अटैच है, ये है सेकेंडरी, यहाँ पे ऐसे 2 लिख देते हैं। अल्फा कार्बन कितने से अटैच है, डायरेक्ट एक से अटैच है, ये है जी प्राइमरी। और अल्फा कार्बन कितने से अटैच है, 3 से, ये है जी टर्शरी। जब आपने इन्हें ढूंढ लिया, ये प्राइमरी अल्काइल, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शरी, अब आपने प्राइमरी को एन या आइसो का नाम देना है। अगर प्राइमरी स्ट्रेट चेन में होगा, ये बनेगा एन ब्यूटाइल। अगर प्राइमरी की ब्रांच भी हुई, ये बनेगा जी आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। और जो सेकेंडरी है उसे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल का ही नाम देंगे, जो टर्शरी है उसे आप टर्शरी ब्यूटाइल का ही नाम देंगे। लो जी, ये हमारी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये सोल्व हो गई। अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ये गिवन कंपाउंड कौन सा है। फॉर एग्जांपल, जब आप इसके साथ OH लगा देंगे, ये बनेगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये बनेगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया तो आप फौरन इसे पहचान जाएंगे। अगर यहाँ पे आप हेलोजन लगा देते, क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी लगा दें, तो क्या बन जाता है, Cl लगा दें, यहाँ भी Cl कर देते हैं, ये बन जाता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ये बन जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये बन जाता है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगली बात समझें, जब आप इनके आइसोमर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, अब आपने जान लिया कि जो ये प्रोपाइल है ना, ये दो किस्म के होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोपाइल हैं 2 टाइप के, ब्यूटाइल कितनी किस्म के हैं, C4H9, 1 2 3 4 टाइप के। और ऐसे जो होंगे ना पेंटाइल 5 कार्बन के, C5H11, ये 8 किस्म के होंगे। हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, बस वैसे ही याद रखिएगा। ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। मतलब जितने कार्बन उसके डबल से एक हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 11 हाइड्रोजन। तो अब आप ये देखिएगा, आपने ये याद करना है जो मैंने आपको बता दिया, इसे बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ प्रोपानोल, अल्कोहल के कितने आइसोमर हैं। आपने इसे बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया C3H7 के कितने आइसोमर होंगे, 2। तो ये जो प्रोपानोल है इसके 2 आइसोमर बनेंगे। बना के अगर आप देखना चाहें ना, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखें, ये है जी प्रोपानोल, ये है प्रोपानोल। इसके अलावा क्या बन सकता है, 1 प्रोपानोल बन सकता है, 2 प्रोपानोल, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए ना, प्रोपानोल के 2 आइसोमर बनेंगे। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो चीज़ लिखवाई है ना यहाँ पे, आपने बस उसे याद रखना है। क्या, प्रोपाइल के हमेशा 2 आइसोमर, कोई भी प्रोपाइल आ जाए, हेलोजन लगा दें, अल्कोहल लगा दें। ब्यूटाइल के हमेशा 4 आइसोमर, और पेंटाइल के हमेशा 8 आइसोमर। अब देखें, इसके भी 3 कार्बन है, कितने आइसोमर बनेंगे, 2। 4 कार्बन है, ब्यूटानोल है, कितने आइसोमर बनेंगे, 4 वाले के कितने बनते हैं, 4। इसके 4 आइसोमर बनेंगे, और इसके भी 4 आइसोमर बनेंगे। आप देख लें, यहाँ पे अल्कोहल लगा के देखें ना, 4 कार्बन है, पहला आइसोमर ये बना, दूसरा आइसोमर ये बना, तीसरा आइसोमर ये बना, और चौथा आइसोमर ये बना। तो आपने देखा, जिसमें 4 कार्बन है उसके आइसोमर भी 4 बनेंगे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो। और जिसमें 5 कार्बन है उसके आइसोमर 8 बनेंगे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो। तो ये है अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल में आइसोमर निकालने का तरीका। स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्रिक आइसोमर को डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में सेम क्या होगा और डिफरेंट क्या होगा। तो ये ऐसे आइसोमर होते हैं जिनमें एटम की अरेंजमेंट सेम होती है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, और एटम्स या ग्रुप्स जो अटैच हैं वो भी सेम होते हैं। तो 3 चीज़ें सेम होती हैं, एटम्स की अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर फार्मूला, एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम जो अटैच हैं डबल बॉन्ड के साथ। अब डिफरेंट क्या होता है, पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, वो जो ग्रुप अटैच हैं बस उनकी पोजीशन में फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल, ये देखें जी, हमारे पास
ये दो केमिकल हैं, ये दो केमिकल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आप देखें इन दोनों की अरेंजमेंट एक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH3H 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 CH3H। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम फार्मूला है, आप कार्बन काउंट करें हाइड्रोजन काउंट करें सेम है। एटम्स ग्रुप अटैच, अब देखें इसमें भी CH3 अटैच है, फिर CH3 अटैच है, H अटैच है, H अटैच है, तो दो CH3 दो H, यहाँ पे देखें दो CH3 और दो H। तो भाई स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, अरेंजमेंट भी सेम, और एटम या ग्रुप अटैच वो भी सेम। फ़र्क क्या है? पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, एक जैसे ग्रुप एक साइड पे, एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट, ये फ़र्क है। तो या तो ग्रुप एक साइड पे होंगे एक जैसे, दोनों हाइड्रोजन नीचे दोनों मिथाइल ऊपर, या वो मुखालिफ बन जाएंगे। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है एक दूसरे के, आइसोमर हमेशा पेयर में होते हैं। तो ये वाला इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर है। कंडीशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या होना ज़रूरी है? तो दो बातें होना ज़रूरी है, डबल बॉन्ड, केमिकल में डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। ना ही अल्केन बनाते हैं और ना ही अल्काइंस बनाते हैं, बस ये अल्कीन बनाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। टू ग्रुप्स अटैच टू कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, कार्बन के साथ आपने हर एक कार्बन को देखना है, कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच होंगे एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे CH3H डिफरेंट है, फिर आपने दूसरे को देखना है CH3H डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। यहाँ पे देखें CH3H डिफरेंट है, यहाँ पे देखें CH3H डिफरेंट है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास केमिकल है और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ से देखा आपने दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखें दोनों ग्रुप सेम है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकता। दोनों कार्बन पर जो दो ग्रुप अटैच होंगे दे मस्ट बी डिफरेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की टाइप्स करने से पहले हम ये जान लें कि भाई किन कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और किन के नहीं बनेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 ब्यूटीन, तो आपने सबसे पहले तो ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इस अंदाज में लिखना होता है। हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है CH3 है, आप लिख रहे हैं हाइड्रोजन CH3, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है CH3 है, तो ये हमने इस अंदाज में से लिखा। अब वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि पहले कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच हैं एक दूसरे से डिफरेंट है, दूसरे कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच हैं एक दूसरे से डिफरेंट है, ये केमिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। दूसरा केमिकल देखें, ये 2 पेंटीन है, तो आप देखें इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो आपने इसका डबल बॉन्ड इस अंदाज में बनाना है ताकि हमें समझ आ सके कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखें इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक CH3, तो आपने इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बना दिया, एक CH3 बना दिया। अब दूसरे कार्बन पे आ जाए, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं ऐसे। दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये CH2 CH3 है, आप इसे ऐसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन है एक CH2 CH3 है। अब आप इसे वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि पहले कार्बन के साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट है ना, और दूसरे कार्बन के साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ये भी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस केमिकल के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तीसरा आ जाए, ये है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते। नंबर 4 पे तमाम बॉन्ड सिंगल हैं, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते। नंबर 5 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन। अब आप देखिएगा नंबर 1 कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, आपने इसके साथ हाइड्रोजन लगाया, ब्रोमीन लगाया। नंबर 2 कार्बन के साथ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपने क्लोरीन लगाया, ब्रोमीन लगाया। नंबर 1 कार्बन को देखें, इसके साथ दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। नंबर 2 के साथ देखें दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। ग्रुप की नेचर जो मर्जी हो, दे मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये लास्ट वाला देखें, C डबल बॉन्ड C, ये इसके साथ दोनों H हैं, इसके साथ दोनों H हैं, तो क्या ख्याल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है ये तीन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन के साथ दोनों ग्रुप एक जैसे आ गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो किस्म के होते हैं, सिस और ट्रांस। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाए वो सिस कहलाएगा। सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड या डिफरेंट साइड, अगर वो मुखालिफ साइड पे आ जाए वो ट्रांस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ऊपर है,
और यहाँ पे देखें मिथाइल सेम और मिथाइल दूसरा भी नीचे, ये सिस कहलाएगा। और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट हो गए, यहाँ पे CH3 और CH3 ये ऑपोजिट साइड पे आ गए, ये ट्रांस बन जाएगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सिस ट्रांस ढूंढना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप देखें Cl है और Cl जैसा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, Cl दूसरा, यहाँ पे Br है। अगर एटम एक जैसे ना हो तो फिर आपने ये देखना है कि वो एक जैसी खूबियों के हामिल हो। जैसे ये दोनों हेलोजेंस हैं, एक जैसे नहीं है लेकिन हैं तो हेलोजन ना, खूबियाँ एक जैसी हैं, तो ये एक साइड पे आ गए, ये सिस बनेगा। अब आप देखें ये हेलोजन एक दूसरे से मुखालिफ आ गए, ये ट्रांस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ रहा है, इनका तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं मिथाइल इथाइल दोनों क्या हैं, ये अल्काइल ग्रुप है ना। तो अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, एक जैसी खूबियों के हामिल होते हैं, सेम साइड पे आ गए सिस, और ये अल्काइल ग्रुप मुखालिफ साइड पे चले गए, ये ट्रांस। ठीक है, तो आप सिस और ट्रांस ढूंढ सकते हैं अगर एटम एक जैसे आपको नज़र ना आए। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं था, दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ कोई इशू नहीं था, ये ट्रांस था। लेकिन जब एटम एक जैसे ना हो तो फिर आपने क्या देखना है, एक जैसी खूबियों वाले, एक जैसे ग्रुप के होने चाहिए या एक जैसी नेचर के होने चाहिए, तो फिर आप सिस और ट्रांस उनका बता सकते हैं। तो अब देखें कुछ प्रॉपर्टीज हम सिस और ट्रांस की डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होती क्या है, जब भी दो बड़े ग्रुप एक साइड पे आ जाएं, चूँकि सिस में सेम ग्रुप एक साइड पे आते हैं, तो जब सेम ग्रुप एक साइड पे आते हैं अगर वो बड़े बड़े हैं तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा ये मिथाइल मिथाइल को रिपेल करेगा, ग्रुप्स के दरमियान जो रिपल्शन है इसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन ट्रांस में क्या है, ये बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से मुखालिफ हैं, ऑपोजिट हैं, लिहाजा एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा सिस में ज़्यादा होगी ट्रांस के मुकाबले में। सिस के जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करते हैं और ट्रांस के ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कम करते हैं क्योंकि ऑपोजिट आ जाते हैं। डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे देखिए क्लोरीन सेम साइड पे आ गए, यहाँ ट्रांस में क्लोरीन मुखालिफ साइड पे आ गए। तो जब ये मुखालिफ साइड पे है, इन्होंने एक दूसरे की पोलैरिटी को या असर को कैंसिल कर दिया। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन सिस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सके, लिहाजा सिस का डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट भी सिस का हमेशा ज़्यादा होता है ट्रांस के मुकाबले में। और जिस केमिकल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो उसमें पोलैरिटी आ जाती है, तो सिस में पोलैरिटी ज़्यादा होती है ट्रांस के मुकाबले में। आप कह सकते हैं कि सिस पोलर होते हैं, ट्रांस नॉन पोलर होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जब सिस में पोलैरिटी ज़्यादा है तो सिस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होगी ट्रांस के मुकाबले में। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस के मुकाबले में। तो तमाम प्रॉपर्टीज़ सिस की ज़्यादा होती हैं ट्रांस के मुकाबले में, एक के अलावा, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस के मुकाबले में। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पर, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह पैक होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांस होते हैं ना, ये सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें ग्रुप जो है ना एक जैसे वो ऑपोजिट आ जाते हैं और ये इस तरह सिमेट्रिकल बन जाते हैं। इनमें बैलेंस है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बैलेंस है, इनमें ऑपोजिट ग्रुप मुखालिफ साइड पे आ गए। लेकिन जो सिस है ये अनबैलेंस हो जाते हैं, इनमें बल्कि ग्रुप एक साइड पे आ जाते हैं और स्मॉलर ग्रुप एक साइड पे आ जाते हैं, इसलिए ना ये केमिकल सिमेट्रिकल नहीं है, ये इनका शेप ना थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो जाता है। लिहाजा जो सिमेट्रिकल होते हैं ना इनकी पैकिंग हमेशा अच्छी होती है, और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती, बीच में स्पेस रह जाती है। यही वजह है कि जो ट्रांस है इनकी पैकिंग अच्छी होती है, और जब पैकिंग अच्छी होती है तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है सिस के मुकाबले में। अब देखिए हम जानते हैं रीज़न सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनने की। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। ये देखें ये 2H और 1 Cl है, यहाँ पे ऊपर 2H 1 Cl है, मैंने इसे रोटेट किया, इस वाले कार्बन को, कार्बन नंबर 2 को मैंने रोटेट कर दिया। कार्बन नंबर 1 वैसे ही HCl और कार्बन नंबर 2 का Cl ऊपर चला गया और H नीचे आ गए। तो सिंगल बॉन्ड में ये रोटेशन पॉसिबल होती है। आपने इसे घुमा के ये बना दिया, ये दोनों सेम केमिकल हैं, सेम केमिकल रोटेट हो गया ना, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होती है तो सेम केमिकल है।
डबल बॉन्ड में ये जो रोटेशन है ऐसे पॉसिबल नहीं होती। ये देखें कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ HCl है, कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ HCl है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें, कार्बन नंबर 1 का H ऊपर ही Cl नीचे, लेकिन कार्बन नंबर 2 का Cl ऊपर ले जाएं, H नीचे ले जाएं, तो ये ऐसे मालूम हो रहा है जैसे इसे रोटेट करके ये बना दिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड के केमिकल को आप रोटेट करके ऐसे नहीं बना सकते जैसे सिंगल बॉन्ड के केमिकल को बना रहे थे। तो आप कह सकते हैं फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिंगल बॉन्ड वाइल फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कि रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। क्यों डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड में दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है, जो कि ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और ऑर्बिटल इसमें ऊपर और नीचे से ऐसे मिले हुए हैं। जब ऑर्बिटल ऊपर और नीचे से ऐसे मिले हुए हैं तो अब इन्हें आप इस तरह घुमा नहीं सकते। इस कार्बन को आप रोटेट कैसे करेंगे? ये तो यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कार्बन को रोटेट करना तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर ये रोटेट करके ये बनेगा। और जब भी बॉन्ड टूटता है तो रिएक्शन होता है। इसका मतलब है ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बना है, आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि बॉन्ड टूटे हैं। और भाई जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बने वो पहले से डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो जो केमिकल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, सेम केमिकल तो नहीं है ना। यहाँ तो सेम केमिकल थे। यही वजह है कि डबल बॉन्ड में जब आप केमिकल को चेंज करके लिखते हैं तो वो इसका आइसोमर बन चुका होता है, वो डिफरेंट केमिकल होता है, और वो ऐसे घूम के नहीं बना होता बल्कि रिएक्शन के नतीजे के बाद बना होता है।